हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। आईसीएमआर ने नई दिल्ली में अपनी आई ड्रोन पहल के तहत सफलतापूर्वक ब्लड बैग वितरण का ट्रायल पूरा किया है। साधारण शब्दों में समझें तो ड्रोन के द्वारा ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का यह ट्रायल था। अदरवाइज तो सैंपल को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, तो यहाँ पर यही चेक किया गया कि दोनों जगह पर जो तापमान था वो ब्लड का सेम मिला या नहीं मिला। अगर दोनों माध्यमों से भेजे गए नमूनों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है तो इस ड्रोन का इस्तेमाल पूरे भारत में किया जाएगा। क्रियान्वयन केंद्र के रूप में JIIT ड्रोन सिटी इसमें काम कर रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाया जाता है, इस पर कई सारी वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ जो लगभग 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की थी। प्रधानमंत्री के द्वारा इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और इनमें मेन है लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया यानी लीगो इंडिया, जो कि हिंगोली महाराष्ट्र में, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, और उसके अलावा उड़ीसा में जितनी और टाटा मेमोरियल अस्पताल और मुंबई का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुंबई में फिशन मॉलिब्लेडिनम 99 उत्पादन सुविधा केंद्र जो कि बार के ट्रॉमा परिसर में खोला गया है। विशाखापत्तनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट, ये सभी राष्ट्र को समर्पित किए। मॉलिब्लेडिनम 99 एक रेडियोएक्टिव तत्व है और इसका उपयोग कैंसर, हृदय रोग आदि का शीघ्र पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह की बात करें तो इस बार इसका फोकस अटल इनोवेशन मिशन पर था और इस बार की थीम रही है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। पंजाब सरकार ने पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण चलने के अधिकार को लागू करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने NHAI सहित सभी सड़क स्वामित्व एजेंसियों के लिए भविष्य में सड़कों के विस्तार और नई सड़कों के निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने निर्देश उठाए हैं। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका जो दायर की गई थी, जो कि जनहित याचिका थी, उसके बाद में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी इंडो थाई कॉर्पेट के 35वें संस्करण में भाग लिया। इसमें भारतीय नौसेना जहाज INS केसरी और थाई मैस्टी शिप दोनों ने भाग लिया था और ये अंडमान सागर में कॉर्पेट में भाग लिया। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना 2005 से ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास द्विवार्षिक कॉर्पेट का आयोजन कर रही है। कॉर्पेट मछली पकड़ने, नशीले पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती जैसे गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने और दबाने के लिए संस्थागत उपायों को भी सुविधाजनक बनाने का अवसर देता है। सेना ने फैसला लिया है कि 1 अगस्त से ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के पास उनके अलग अलग मूल कैडर नियुक्ति के बावजूद एक समान वर्दी होगी। निर्णय के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के हेडगियर, शोल्डर रैंक, बैच और गॉर्गेट पैच, बेल्ट और जूता सब एक समान होगा। कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी में हालांकि कोई बदलाव नहीं होगा। इसका उद्देश्य है कि भारतीय सेना ने रेजिमेंटेशन की सीमाओं से परे जाकर वरिष्ठ नेतृत्व के बीच सेवा मामलों में सामान्य पहचान, दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए ऐसा फैसला लिया है। 42वां शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में हुआ। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए एकता और आर्थिक एकीकरण का आग्रह किया। इसके अलावा तिमोर लेस्ते यानी पूर्वी तिमोर की पूर्ण सदस्यता के लिए रोड मैप तैयार करने की भी इसमें उम्मीद बनी है। इस शिखर सम्मेलन का विषय था आसियान मैटर, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 6 से 7 सितंबर को जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। आसियान की स्थापना 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके सदस्य देश हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में भू शासन के लिए एक टास्क फोर्स बनाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घोषणा की है और ये निर्णय गुवाहाटी, असम में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय प्रादेशिक और स्वायत्त जिला परिषदों ने माना कि क्षेत्र के विकास के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण आवश्यक है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव दिया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा है कि हाईकोर्ट के पास अनुसूचित जनजाति की सूची में बदलाव का अधिकार नहीं है। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची में मैतेई समुदाय को शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, तो इसी को रिजेक्ट किया है CJI ने। अनुच्छेद 342 के अनुसार जनजाति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जा सकता है। सन 2000 में महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद के फैसले के अनुसार भी राज्य सरकारें या अदालतें या कोई अन्य प्राधिकरण अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित नहीं कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 342 के तहत जो ST की सूची है उसे केवल संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। वहीं पर आर्टिकल 332 भी राज्यों की विधानसभाओं में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
मैती समुदाय की बात करें तो ये मैती भाषा बोलने वाले यानी मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है, ये उसका उपयोग करते हैं और जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ये मुख्य रूप से मणिपुर के इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। लियोनेल मेसी ने पेरिस में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। पिछले साल फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत के लिए टीम ऑफ द ईयर के हिस्से के रूप में एक और पुरस्कार भी इन्हें मिला था। तो ये इनका दूसरा व्यक्तिगत खिताब है और ये पहले एथलीट हैं जिन्हें एक ही वर्ष में व्यक्तिगत और टीम पुरस्कार दोनों जीते हैं। वहीं पर यदि विमेंस की बात करें तो शेली एंड फ्रेजर प्राइस ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की 3 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली में थे और इजराइल और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है उसके तहत 42,000 भारतीयों को इजराइल में निर्माण और नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जाएगी। तो 2 क्षेत्र हैं, निर्माण और नर्सिंग। इन श्रमिकों को शामिल करने से इजराइल में रहने की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलेगी और नर्सिंग देखभाल की प्रतीक्षा कर रहे कई परिवारों को सहायता मिलेगी। कोहेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब्राहम समझौते के विस्तार में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब्राहम समझौता 2020 में हुआ 26 वर्षों में पहला अरब इजराइल शांति समझौता था। इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के अधिकारियों ने सऊदी अरब की जिद्दा में मुलाकात की थी। उन्होंने खाड़ी देशों और भारत को जोड़ने वाले रेल और बंदरगाह नेटवर्क पर भी चर्चा की थी। इसके अलावा मार्च 2023 के अंत में कनेसेट, जो कि इजरायली संसद है, उसके अध्यक्ष अमीर ओहाना ने भी भारत की दौरा किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है सक्षम, यानी सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना। यह भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का एक मंच है। इससे स्वास्थ्य पेशेवरों की समावेशी क्षमता निर्माण में मदद होगी। अब तक मंच ऑनलाइन मोड के माध्यम से 200 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और 100 नैदानिक पाठ्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली ने विकसित किया है। तेलंगाना सरकार के द्वारा एक रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया गया है और इसे राज्य में रोबोटिक पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति है। इस पहल के तहत फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा एक तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा एक रोबो पार्क स्थापित किया जाएगा जो परीक्षण सुविधाएं, सहकार्य विकल्प और सह उत्पादन विकल्प प्रदान करेगा। राजस्थान में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ 10 मई को किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। उन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर का दौरा किया और वहीं पर 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखी गई है। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पीएम के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसमें NH48 के उदयपुर से शामलजी खंड तक 6 लेन और NH25 के बार बिलारा जोधपुर खंड के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी शामिल है। रत्न और आभूषण निर्यात संबंधित परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ किया। ये अपनी तरह का पहला आभूषण प्रदर्शनी केंद्र है। भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 एक ग्लोबल व्यापार स्पर्श बिंदु है जिसे विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ आंकड़ों की बात करें तो भारत के सादे सोने के आभूषणों के निर्यात में संयुक्त अरब अमीरात का योगदान 80% है। भारत तराशे और पॉलिश किए गए हीरों में अग्रणी है। दुनिया भर में आभूषणों में स्थापित 15 में से 14 हीरे भारत में ही संसाधित होते हैं। इसके अलावा भारत सोने के आभूषणों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और चांदी के आभूषणों में ये दूसरा निर्यातक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में व्यापार और निवेश पर भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता की है। उन्होंने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री मैरी एनजी के साथ 6वें भारत कनाडा व्यापार और निवेश की सह अध्यक्षता की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सियाल कनाडा, जो कि उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा खाद्य नवाचार व्यापार शो है, उसमें भी भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। भारतीय व्यापार संबंधित परिषद एपीडा और भारतीय व्यापार संबंधित संगठन और एसोचैम के प्रतिनिधिमंडल सियाल कनाडा में भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS का नाम बदलकर गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPNCD करने का निर्णय लिया है। नए नाम के तहत सभी तरह के गैर संचारी रोग को समाहित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने फैसले से सभी राज्यों को अवगत कराया है। इसने उस पोर्टल का भी नाम बदल दिया जो जनसंख्या गणना, जोखिम मूल्यांकन और 5 सामान्य NCD के लिए स्क्रीनिंग की क्षमता बनाता है। 2023 पुलित्जर पुरस्कार एसोसिएटेड प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस को मारियोपोल के घिरे यूक्रेनी शहर के युद्धकालीन कवरेज के लिए प्रदान किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए जीता है। अमिताभ कांत की नई पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन किया गया है। यह अमिताभ कांत द्वारा 2014 में शुरू हुई दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है।
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने सुझाव दिया है कि भारत को 2027 तक डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी का गठन पूर्व तेल सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता में किया गया था और वहीं पर सिफारिश आई है और उन्होंने ये सिफारिश की है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और प्रदूषित शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस ईंधन वाले वाहनों पर स्विच करने की भी सिफारिश करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है, तो 2070 तक अपना जो है शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करना है और इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली का 40% उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। पैनल ने सुझाव दिया है कि 2024 के बाद से किसी भी डीजल बस को शहरी परिवहन में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें सिफारिश है कि 2030 के बाद सिटी ट्रांसपोर्ट में ऐसी कोई सिटी बस नहीं होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक ना हो। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। हर बच्चे का यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा और इस कार्ड के जरिए बच्चे के माता पिता, स्कूल और प्रशासनिक अधिकारी इस हेल्थ कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नगर विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी फिलहाल शुरू किया गया है और यदि सफल होता है तो इसे बाकी जगहों पर भी लागू किया जाएगा। परियोजना के तहत 1765 नगर पालिका स्कूली छात्रों के समग्र शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड बनाएंगी। स्वदेशी ALS-50 वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग लाइट रिंग युद्ध सामग्री के पहले बैच की डिलीवरी हो गई है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। इसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्वायत्त प्रणाली है। पोखरण में परीक्षण के दौरान ALS-50 लाइट रिंग म्यूनिशन की लक्ष्यों को भेदने की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें 5 उड़ान मोड हैं। 11 साल की अनुपस्थिति के बाद अरब लीग ने सीरिया को फिर से शामिल कर लिया है। मिस्र के काहिरा में अरब लीग के मुख्यालय में एक बैठक के बाद 7 मई को अरब लीग ने 11 साल की अनुपस्थिति के बाद सीरिया को फिर से शामिल कर लिया। 2011 के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के दौरान सीरिया को निलंबित कर दिया गया था। सीरिया की भागीदारी 16 नवंबर 2011 से 7 मई 2023 तक निलंबित थी। अब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सऊदी अरब में आगामी अरब लीग शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। अरब लीग का गठन 1945 को काहिरा में हुआ था और यह मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का एक संगठन है। केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है, यानी केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के द्वारा लॉन्च किया गया और इसकी लॉन्चिंग के बाद हर साल रैंकिंग जारी की जाएगी। ये लगभग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तर्ज पर ही बनाया गया है, जो कि देश के लिए होता है पूरी तरीके से, और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। यदि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन करने के लिए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है और इसका लक्ष्य है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना। मार्ग में 12 स्टेशनों में से 4 हाई स्पीड रेल स्टेशनों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये 4 स्टेशन गुजरात में साबरमती, सूरत और महाराष्ट्र में विरार और ठाणे हैं। सूरत, विरार और ठाणे ग्रीनफील्ड स्टेशन है, जबकि साबरमती ब्राउनफील्ड स्टेशन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ग्रीनफील्ड स्टेशन किसको कहते हैं। भारत, अमेरिका, UAE के NSA और सऊदी अरब ने समृद्ध मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए वार्ता की है। बैठक का उद्देश्य था भारत और विश्व के साथ जुड़े एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध मध्य पूर्व क्षेत्र की साझा दृष्टि। तो इस विषय पर चर्चा हुई। इसमें प्रतिभागियों ने चर्चा की कि क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। और अजीत डोभाल, जो कि भारत की ओर से NSA थे, उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा भी लिया। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और ये तुंगनाथ मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्रप्रयाग जिले में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कई वर्षों से इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रयास कर रहा है, तो फिलहाल ये नामित हो गया इसके रूप में। जनवरी 2023 तक भारत में 3,695 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। बाबर आजम वनडे में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस चीज में। साथ ही आजम पिछले 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान के डेगाना, जो कि नागौर जिले में है, लिथियम के भंडार मिले हैं और अधिकारियों ने बताया है कि ये जो नया लिथियम भंडार है वो जम्मू कश्मीर में मिले रिजर्व से भी काफी बड़ा है। बताइए जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है। यहाँ मिलने वाले लिथियम की मात्रा भारत की 80% मांग को पूरा कर सकती है। 1914 में डेगाना के रेनवेट पहाड़ी क्षेत्र में टंगस्टन की खोज भी की गई थी। भारत में पहली बार फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था, जो कितना था 5.9 मिलियन टन था। लिथियम एक अलोह धातु है। इसका प्रयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। यह दुनिया की सबसे हल्की और मुलायम धातु है। दुनिया के 47% लिथियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके बाद चिली और चीन भी यहाँ पर प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।